नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रफ्तार में। और आज रफ्तार लेके आया है इस नवरात्रि पर एक खास पेशकश जिसका नाम है नारी तू नारायणी। इसी में आज हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी खास मेहमान मिसेस अंजलि मित्तल जी। तो जानते हैं इनकी राय नवरात्रि पे और वुमेन एम्पावरमेंट के लेकर इनका क्या ओपिनियन। तो मैम, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे चैनल से बातचीत की। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। धन्यवाद स्वाति। मेरा नाम प्रोफेसर अंजलि मित्तल है और मैं एक प्रोफेसर हूँ लॉ की। लेकिन प्रेजेंटली मैं प्रिंसिपल के पद पर हूँ, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है वेस्टर्न यूपी का मेरठ कॉलेज, मेरठ में स्थित है। उस कॉलेज की मैं प्रिंसिपल के पद पर हूँ और इस कॉलेज को संभाल रही हूँ एज अ प्रिंसिपल। और इससे पहले मैं यूनिवर्सिटी में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में डिफरेंट जो हाईएस्ट पोस्ट हैं लॉ से रिलेटेड, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन पर मैं एज चेयरपर्सन रह चुकी हूँ। जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल यूनिवर्सिटी की, या यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ स्टडीज, यूनिवर्सिटी की रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी की मैं चेयरमैन रही हूँ, और मैं डीन भी रही हूँ फैकल्टी ऑफ लॉ की। ये मेरा वर्तमान का परिचय है। मैम, आपने बताया कि आप मेरठ की प्रिंसिपल है, तो मैं आपसे ये मेरठ पूछना कॉलेज। चाहूंगी कि कई ऐसी लड़कियां हैं जो ये आप जिस पद पे हैं वो बनने का सपना देखती हैं, तो आप उन लड़कियों के लिए क्या करना चाहती हैं? देखिए, जहां तक इस बात का प्रश्न है, मेरी 35 इयर्स की जॉब टेन्योर में शायद मुझसे हजारों लड़कियां जुड़ी होंगी मेरे स्टूडेंट्स के रूप में, या दूसरे कॉलेजेस में भी कहीं कभी, और दूसरे मीटिंग्स में, दूसरे प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का काम जब भी सामने आया, तो मैंने बहुत मन से मोटिवेट किया। क्योंकि एक टीचर के लिए कभी भी ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो जो कुछ भी है उसका स्टूडेंट उससे ज्यादा आगे बढ़े। और जहां तक गर्ल्स का सवाल है, विमेन एम्पावरमेंट की बात चलती है, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट का सही अर्थ क्या है ये बताने की मैं कोशिश अपनी, जो बच्चे मुझसे जुड़ते हैं, बच्चियां जुड़ती हैं, उन्हें मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट से हमारा मतलब क्या है, किस तरह से हमें इस शब्द को, जो बार बार इस्तेमाल किया जाता है समाज में, मीडिया के द्वारा भी किया जाता है, अखबार में भी आता है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से लेना है। मैम, आपने बताया वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो ये समाज का एक पहलू आज भी ऐसा है जो औरतों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है। कई तरह हम लोगों को घर में भी ऐसा होता है कि घर और ऑफिस दोनों को संभालना एक साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया हो जब आपको घर और बाहर में मतलब किसी एक को चुनना पड़ा हो? क्यों नहीं आता है? ऐसा मोमेंट तो हर एक की लाइफ में आता है। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि गुड एंड बैड, वर्च्यू एंड वाइस, या अच्छा बुरा, सुख और दुख, दोनों एक ही कॉइन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर सुख है तो ऐसा नहीं है कि सुख ही रहेगा, दुख नहीं आएगा। अगर सुविधा है तो परेशानी भी आएगी। हम जब इस सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी का एक यूनिट है फैमिली, जिस फैमिली से हम निकल करके इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेमेन ओनली या गर्ल्स ओनली, जिस सोसाइटी में हम आते हैं वहां से हमें फैमिली हमारी भेजती है। और जब तक फैमिली में अगर एनवायरमेंट या वहां का माहौल हमारे अनुसार नहीं, हमारे अनुकूल नहीं है, तो हम 2 दिन भी अपने काम को परस्यू नहीं कर सकते। इसलिए ये कहना तो बहुत उचित नहीं होगा कि फैमिली के सपोर्ट के बिना आप कर सकते हैं। फैमिली की सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन हम अनकंडीशनल सपोर्ट किसी की भी नहीं मांग सकते। उसके लिए हमें भी अपने आप को बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना होता है, और कई बार बड़ी दुविधा की स्थिति हो जाती है। 2 रास्ते हमारे सामने होते हैं कि हम परिवार को चुने या हम अपने काम को चुने। तो उस समय पर हमें अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से काम लेना होता है कि प्रायोरिटी क्या है हमारी। मान लीजिए, आज आपके वर्क प्लेस पर सुबह 6 बजे से लेकर और शाम के 6 बजे तक का कोई काम है, जिसमें आपको प्रायोरिटाइज
अपने वर्क को करना है। तो बहुत सीधी सी बात है कि उस दिन अगर घर के लोग आपका साथ दे रहे हैं, मेंटली और फिजिकली वो आपके साथ हैं, तो आप जल्दी अपने घर का काम बाइंड अप करके या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के दूसरे मेंबर्स पर छोड़ करके अपने वर्क प्लेस पर टाइम से आ सकती हैं। तो ये समाज है, इस समाज में एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, पक 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 करने पड़ते हैं, और ये एडजस्टमेंट तो अपनी फैमिली से है, तो इसमें ऐसी क्या परेशानी है। कई जगह होता है जहाँ परिवार विरुद्ध होता है और परिवार के विरुद्ध लड़कियां काम करती हैं, वहां हो सकता है जरूर दिक्कत आती हो थोड़ी बहुत, लेकिन उसके लिए भी जो सोशल टैबूज थे वो अब टूट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और उन सोशल टैबूज को तोड़ करके सोसाइटी के लोग लोगों को, लड़कियों को जगह दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उन्हें मौके उपलब्ध करा रहे हैं कि वो भी इकोनॉमिकली डेवलप हो। हाँ, कई ऐसे घर होते हैं जहाँ पे आज भी महिलाओं के जो ओपिनियन होते हैं उसको उतना वैल्यू नहीं देते। जैसे हमारे आम, मतलब हमारे भी घर में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो सिर्फ पापा ले सकते हैं, मम्मी नहीं। तो इस पे आपका क्या कहना है कि आज भी मतलब कहा जाता है कि महिलाओं का देश है, पुरुष प्रधान देश अब नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आज भी घर में सिर्फ पुरुषों की ही ओपिनियन को वैल्यू दी जाती है। आपने बहुत एप्ट क्वेश्चन पूछा है, बहुत सही सवाल पूछा है कि जो सोच हमारी चली आ रही है बहुत कई सौ साल से, उस सोच से अभी हम निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर उससे भी और थोड़ा सा पहले जाके देखें तो एक वो भी समय था, अगर हम सनातन संस्कृति की बात करें या अपने हिस्टोरिकल या एंशियंट हिस्ट्री को उठाकर देखें, हिस्टोरिकल पास्ट देखें, तो एक वो भी समय था जब महिलाएं राजाओं के मंत्रिमंडल का हिस्सा हुआ करती थी। They were the part of the opinion giving people of the king or the ruler class. गार्गी, मैत्री, ऐसी विदुषी महिलाएं थी, ऐसी होशियार महिलाएं थी जिनकी राय, जिनकी ओपिनियन राज्य को कैसे चलाया जाए उसमें महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेडर्स आते रहे, मुगल्स आए, मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स आए, महिलाओं को फोर्सफुली पर्दे में रहने के लिए मजबूर किया गया। क्यों? उसके पीछे भी कोई नियत खराब नहीं थी, उसके पीछे कारण ये था कि हमारी महिलाएं सेफ रहें, क्योंकि वो विदेशी आक्रांता थे और महिलाओं के सम्मान को बनाकर नहीं रखते थे। तो इसलिए उन्हें पर्दे में रहने के लिए, आप देखिए कि शादियां हमेशा रात में होती थी, इसलिए कि रात के अंधेरे में ही लड़की को विदा कर दिया जाता था, अदरवाइज लूट ली जाती थी बारात पूरी। तो एक समय वो भी आया हमारे हिस्ट्री में जब गर्ल्स को मजबूरन पर्दे में रहने पर या समाज से दूर रहने पर विवश कर दिया गया। धीरे धीरे हमारी जो सोच थी, हमारी जो मेंटालिटी थी, मानसिकता थी, वो उसी तरह की बनती चली गई। और पुरुषों ने, पुरुष प्रधान समाज था, उसने ये इसका अर्थ ये लगाया कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती, ये तो कमजोर होती हैं, अबला होती हैं, और क्योंकि ये पर्दे में रहती हैं इसलिए इन्हें कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस टेकअप करने का अधिकार है ही नहीं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। मैं मानसिकता की बात कह रही हूँ कि जो भी कुछ समाज में होता है उसी से हमारी मेंटेलिटी गवर्न होती है। तो आज हमारी मेंटेलिटी ऐसी नहीं है, काफी हद तक बदल चुकी है। अगर फैमिली में मदर अपने बेटे को अपनी बहन का सम्मान करना सिखाए, अपनी भाभी का सम्मान करना सिखाए, अपना सम्मान करना सिखाए, तो कहीं से कहीं तक भी ये संभव नहीं है कि वो लड़का बाहर जाकर समाज में किसी दूसरी लड़की या किसी दूसरी महिला का अपमान करे या उसे उसका अधिकार देने से रोके। और जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या करना चाहिए, तो अगर हम गवर्नमेंट को या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, मैं लॉ की प्रोफेसर हूं तो मैं उस लिहाज से भी बात करना चाहूंगी कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल राइट्स की बात करता है। आफ्टर ऑल हम आधी आबादी हैं और आधी आबादी को उसके बराबर के हक दिलाने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। लेकिन कोई भी नियम बना दिया जाता है, जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तब तक वो प्रभावी नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन पर जोर है, सरकार बढ़ रही है आगे, और आप
हर फील्ड में देख रहे हैं, चाहे वो सेना का फील्ड हो, कमान संभाल रही है महिलाएं हमारी, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे माउंटेनियरिंग की बात हो, चाहे गेम्स हो। आप देखिए अभी एशियन गेम्स हुए, मेरे ही कॉलेज की एलुमनाई स्टूडेंट्स जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल्स सिक्योर किए कॉलेज के लिए, कंट्री के लिए, वो भी लड़कियां ही थी। उन्हें भी तो किन्हीं माँ बाप या भाइयों ने भेजा होगा। तो मानसिकता बदल रही है, सोच बदल रही है, और सोच जैसे जैसे बदलेगी, फर्क सिर्फ सोच का है, सोच बदलेगी तो सब कुछ बदलेगा। हाँ मैम, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप एक प्रिंसिपल नहीं होती तो आप क्या बनती? ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर प्रिंसिपल नहीं होती तो क्या होती। देखिए मैं अपने सफर की बात करती हूँ कि मैंने एक नॉर्मल प्रोफेसर से शुरुआत की थी अपने करियर की, और मैंने अपना एजुकेशन का कुछ हिस्सा भी आफ्टर मैरिज पूरा किया, और उसको पूरा करने में मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, जो मेरी इन लॉज की फैमिली थी, उसका फुल सपोर्ट रहा। इन स्पाइट ऑफ दिस कि वो बिजनेस फैमिली थी, तब भी उन्होंने मेरी एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझा और मुझे पढ़ने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट और मौका दिया। वो पढ़कर हाईएस्ट डिग्री लेकर मैंने एलएलएम के बाद एलएलटी किया, जो पीएचडी होता है लॉ में। मैं प्रोफेसर बनी, और उस दिन से बाय द वर्च्यू ऑफ सीनियरिटी मैं सीढ़ियां चढ़ती गई सफलता की। और उन सीढ़ियों को चढ़ने में मैं अकेली नहीं रही, मेरे साथ मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे आसपास के लोगों, सबका सपोर्ट रहा। तो ये तो मैंने कभी सपना देखा नहीं था कि मैं प्रिंसिपल बनूंगी किसी कॉलेज की, लेकिन हाँ आज ये इस हर व्यक्ति का एक एम्बिशन होता है कि वो अपने क्षेत्र के हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचे। तो आज मैं इस हाईएस्ट पोस्ट पर हूँ, और मैं इस बात के लिए गर्व महसूस करती हूँ। और शायद इसीलिए मेरे मन में कभी कोई ये विचार आया ही नहीं कि मैं अगर टीचिंग प्रोफेशन में नहीं होती या प्रिंसिपल नहीं होती तो मैं क्या होती। मैं वैसे भी लिटरेरी टेस्ट की रेडी हूँ, मुझे लिटरेचर पढ़ना पसंद है। लिटरेचर में हो सकता है मैं कहीं चली जाती, पर जाती मैं टीचिंग में ही, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स भी टीचिंग प्रोफेशन को ही बिलोंग करते थे। तो मैम, कल से जैसा कि नवरात्रि शुरू हो रहा है और हमारा जो ये शो है ये नारी शक्ति पे ही कॉन्सेप्ट है हमारा, तो आपका कोई जी एक संदेश नवरात्रि पे? देखिए, नवरात्रि की बात करें तो हम सब लोग पूरे 9 दिन देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं। किसी स्वरूप को ये कहा जाता है कि ये संतान सुख देती है, किसी स्वरूप को कहा जाता है कि ये धन और वैभव देती है, किसी को कहा जाता है कि ये शक्ति देती है। बहुत सारे जोक्स और मीम्स भी बनते हैं इसके ऊपर कि शक्ति मांगने हम, बुद्धि मांगने हम नारी के पास ही जाते हैं। बड़ा पुराना एक श्लोक है, आप भी जानते होंगे उसके बारे में, कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवा। जहाँ लेडीज का वर्शिप किया जाता है, वर्शिप माने जहाँ रेस्पेक्ट किया जाता है, रिगार्ड दिया जाता है, वहां देवताओं का वास होता है। तो नारी तो वैसे भी जिसने एक दूसरी संतति को जन्म दिया, अगली जनरेशन को जन्म दिया, जो प्रोडक्टिव एक स्पेशलिटी है महिला की, वो तो अपने आप में अद्भुत है, वो किसी के पास नहीं है। तो इसलिए नारी तो सदैव ही पूजनीय है, और देवी सदैव पूजनीय है। मैं संदेश ये देना चाहूंगी नवरात्रि के माध्यम से कि देवी के विभिन्न स्वरूप हैं, उन स्वरूपों की हम पूजा जरूर करें, लेकिन पूजा मात्र औपचारिक रूप से ना करें, उन्हें अपने जीवन में उतारें। जैसे अगर हम बात करें कि शक्ति की, साहस की, तो वो शक्ति कहाँ चाहिए, साहस कहाँ चाहिए जीवन में? जब समाज में हम खड़े होते हैं अपने कामों के लिए, हमारे सामने कठिनाई आती है, दिक्कत आती है, उस समय पर हम उस साहस को दिखाएं। तो आज अगर हम साहस की पूजा कर रहे हैं, साहस की देवी की पूजा कर रहे हैं, तो वो पूजा करनी सार्थक तब है जब हम उस साहस को अपने डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल में लाएं। या ममतामयी छवि की भी पूजा होती है देवी जी की, मैं एज एग्जाम्पल एक बता रही हूँ आपको। तो एक लेडी का, एक महिला का, एक लड़की का एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है कि उसके अंदर
वात्सल्य या ममता की भावना कूट कूट कर भरी होती है। एक छोटी सी बच्ची को ही देखिए आप, अपने सामने अगर वो छोटा बच्चा देखेगी तो वो उसको दुलारेगी। जो वो लड़का नहीं करेगा, वो बच्ची करेगी प्यार उसको, क्योंकि ममतामयी छवि होती है। तो हम देवी के उस रूप से वो प्रेरणा लें। तो देवी के 9 रूप जो हैं वो अलग अलग गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सारे गुण किसी भी महिला या किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं। जरूरत है उन्हें सबको पहचानने की। देवी कहती हैं कि अपने सारे काम पूरे करो, साहस के साथ करो, हिम्मत के साथ करो, डटकर खड़े हो। तो यही संदेश तो आज की महिलाओं के लिए भी है। महिलाएं मल्टी डायमेंशनल होती हैं, मल्टीटास्किंग होती हैं, एक साथ चार चार काम करती हैं। बल्कि ये भी कहा जाता है कि दे आर ऑलवेज गुड मैनेजर्स। मैनेजर्स अच्छी होती हैं, चीजों को मैनेज अच्छा करती हैं। तो जब इतनी सारी इनहेरेंट क्वालिटीज हमारे पास हैं, तो हमें विमेन एम्पावरमेंट जैसी टर्म की जरूरत ही कहाँ है। हम तो पहले से ही एम्पावर्ड हैं। हम तो सनातन संस्कृति से एम्पावर्ड हैं। जब लड़कियों के वस्त्रों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता था, समाज में विचरण करती थी, आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा सा ऊपर का वस्त्र पहनती थी और नीचे बड़ा वस्त्र पहनती थी, और दरबार में बैठती थी। कोई नहीं देखता था उनकी तरफ ऐसी खराब दृष्टि से। तो अगर आज ये कहा जाता है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर बाहर निकल रही है, इसलिए उनके साथ अपराध हो रहे हैं, तो ये सब सुपरफ्लुअस बातें हैं। मानसिकता, मेंटालिटी, हमारी सोच, हमारी निगाह अच्छी है या खराब है, इस पर डिपेंड करती है सब चीजें। तो सबसे पहला घर होता है, फैमिली होती है हमारी सबसे पहली स्कूल, सबसे पहली पाठशाला। फैमिली में अगर ऐसा एनवायरनमेंट बनाए कि हमें महिलाओं का सम्मान करना है, लॉज तो बहुत सारी है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, विमेन्स के बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हैं, लॉ स्पेशली अलग से महिला आयोग बना हुआ है जो दिल्ली में स्थित है, विमेन कमीशन है, महिला जाकर सीधे शिकायत कर सकती है वहां। बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं सरकार के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि समाज अगर ऐसा हो जाए, एक आइडियल सोसाइटी हो जाए जिसमें आधी आधी आबादी दोनों बराबर मिलकर रहें और एक दूसरे के अधिकारों को, एक दूसरे के अस्तित्व को महत्व देते हुए आगे चले, तो शायद इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैम, आपने अत्याचार और दुष्कर्म की बात की है, तो समाज में एक हिस्सा अभी भी ऐसा है जिसमें लड़कियों के लिए क्राइम जो है दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इस पे सरकार ने अभी कुछ मतलब कुछ दिनों से, जब से बीजेपी या किसी मतलब ऐसी सरकार आई है, तब से कुछ ना कुछ चीजें ली जाए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पे किस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए और किस तरह की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए? लेकिन लड़कियों को अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये मैं उससे इनकार नहीं करती कि जितनी ज्यादा जागरूकता बढ़ रही है, जितनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है, उतने ही ज्यादा ऑफेंसेस भी बढ़ रहे हैं। निर्भया कांड के बाद हमने देखा कि हमारी जो क्रिमिनल लॉज थी रेप से रिलेटेड, उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे ड्रेस्टिक चेंजेस किए गए, और अब अभी हमारा इंडियन पिनल कोड जो हमारे क्राइम्स को फिक्स करता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होने बाकी हैं, वो पूरी तरीके से बदला जा रहा है। प्रयास सबके हैं, हम आप भी प्रयास कर रहे हैं, ये इंटरव्यू इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ नए विचार निकल करके आए। सरकार के भी प्रयास हैं, एनजीओज भी काम कर रहे हैं, मीडिया अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति सुधर नहीं रही है। तो घूम फिर कर बात कहाँ आती है, फिर से वही आती है बात घूम फिर करके, कि जब तक हम अपने अंदर से नहीं सोचेंगे कि हमें सम्मान करना है, लड़की है रास्ते पे जा रही है, बच्ची है 12 साल की, तो वो मेरी भी बच्ची है, आपकी भी है, आपकी भी है, सबकी बच्ची है वो। अगर वो भटक गई तो उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना हम सबकी ड्यूटी है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे, हम फंडामेंटल राइट्स उस बच्चे के रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं समझेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। तो बात तो बनेगी सोच से, मानसिकता से। इसलिए मानसिकता बदलनी पड़ेगी। लॉज अपनी जगह है, लॉज बनाई गई, लेकिन लॉज को एग्जीक्यूट कौन करेगा? हम अगर ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना शुरू करते हैं, तो शायद ट्रैफिक पुलिस का काम ही खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। इसी तरीके से मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम महिलाओं का, बच्चों का सम्मान करना शुरू करते, बच्ची सुनसान जगह पर अकेली जा रही है और
सोसाइटी इतना सिविलाइज्ड है कि उसे ये विश्वास है कि उसका अस्तित्व बना रहेगा, वो सकुशल अपने घर पहुंच जाएगी। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमने उसकी सोशल सिक्योरिटी को सिक्योर किया हुआ है, इंश्योर किया हुआ है। तो हाउ मच द सोसाइटी इज सिविलाइज्ड, up to which extent the society is protecting the interest of the girl child or the women, ये डिपेंड करता है कि वहां पर लोग किस मानसिकता के साथ रहते हैं। ठीक है मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, हमारे चैनल को इतना Thank कीमती you. समय देने के लिए। और आपने जो भी बातें बताई, हम आप चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स उसको जरूर देखें और उसको अपनी जिंदगी में फॉलो भी करें। थैंक यू मैम। Thank you, स्वाति, thanks for